हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 7 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का चैप्टर नंबर 11 के 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आप इन्हें मेरे साथ में याद करते हुए चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है यूनिट 7 चैप्टर 11। ठीक है, यहाँ पे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये मैंने सॉल्व करवा दी थी आपको। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कार्यफलन देहली आवृत्ति को समझाइए। दूसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, विकिरण की द्वैतीय प्रकृति, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत, दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है क्यों, और लास्ट में है फोटोसेल का नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए तथा इसके 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, को लास्ट क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए जब एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2 नंबर में। ठीक है, वहाँ ये यहाँ से 1-2 पार्ट को हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आपको इनको सॉल्व करवाती हूँ। आइए आप इन्हें याद करते हुए चलिए। देखिए पहला प्रश्न है कार्यफलन की परिभाषा। तो कार्यफलन की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हो, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। या दूसरी परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। आप दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कार्यफलन मतलब एक ऊर्जा ही है जो हमको खर्च करनी पड़ेगी। और किसके लिए खर्च करनी पड़ेगी? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए। ठीक है, मतलब धातु जो है वो उसके अंदर परमाणु होगा और परमाणु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवाने के लिए हमको उसके ऊपर प्रकाश को क्या करना पड़ेगा? आपतित करना पड़ेगा। ठीक है, एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित करेंगे तो उसकी सतह से क्या उत्पन्न होगी? इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कार्यफलन की परिभाषा आपको 1 नंबर मिलेगा अगर इतना लिखोगे तो, प्रश्न के अनुसार देखें तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रश्न पार्ट था उसका प्रश्न पहला का वो पार्ट था देहली आवृत्ति। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, मैं गलती से यहाँ पे देहली आवृत्ति को PDF में डाल नहीं पाई, मैं भूल गई। तो मैं इसकी परिभाषा जो है आपको बोलकर बता देती हूँ। ठीक है, देहली आवृत्ति की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और पहले कार्यफलन की बात हो रही थी। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा ऐसे लिखोगे आप, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। फिर से रिवाइज कर देती हूँ स्टूडेंट्स, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। अब देहली आवृत्ति जो है इसका संकेत है, इसका संकेत जो है वो ν0 है। क्या है इसका संकेत? ν0, ν0, और ν0 इक्वल होता है φ/h। ठीक है, देहली आवृत्ति का फॉर्मूला होता है ν0 इक्वल φ/h, जहाँ फाई क्या है? कार्यफलन। फाई क्या है? कार्यफलन। और जो h क्या है? प्लांक नियतांक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस तरह से देहली आवृत्ति की परिभाषा और उसका सूत्र याद कर सकते हो। ठीक है, अगर न्यूनतम ऊर्जा की बात आए तो उसको कार्यफलन बोलेंगे, और न्यूनतम आवृत्ति की बात आए तो उसको क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति। मतलब इस धातु, मान लो ये कोई धातु का पृष्ठ है, तो इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए हमको एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की भी जरूरत पड़ेगी, और जो प्रकाश है जो आपतित करेंगे उसकी एक आवृत्ति भी निश्चित होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति, वही न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट प्रश्न था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की परिभाषा आपको इस तरह से लिखना है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, किसी भी धातु की सतह से, अगर ये धातु है, मान लो धातु की सतह है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। ठीक है, फिर से आप परिभाषा पढ़ लीजिए। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे कार्यफलन की परिभाषा फिर से ऐड हो गई है बीच में। तो कार्यफलन की परिभाषा तो वैसे हमने देख ली है, ये कुछ नोट पॉइंट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ जूल। ये पहले भी हमने देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के प्रकार की। तो उत्सर्जन के प्रकार जो है वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? पूरे मिला के 4 प्रकार होते हैं। अब इनकी परिभाषा तो आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 नंबर में परिभाषा नहीं लिखना है, सिर्फ प्रकार को लिखना है। तो पहला प्रकार है इसका तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, दूसरा प्रकार है प्रकाश आयनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। अब तापायनिक उत्सर्जन की आप परिभाषा भी याद कर लीजिए, हो सकता है कि परिभाषा पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, तो वैसे तापायनिक उत्सर्जन की परिभाषा क्या है? किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को तापायन कहते हैं। भाई देखो, तापायनिक नाम से ही स्पष्ट है। तापायनिक यानी कि ताप देने पर, ताप देना यानी कि क्या होगा? गर्म करना। अगर किसी भी धातु की सतह से हमको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना है तो उसकी सतह को हमको क्या करना पड़ेगा? गर्म कर। ठीक है, धातु की सतह को हम क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे। तो गर्म करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा उसी को हम बोलेंगे तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे हम? तापायन। क्या कहेंगे उसको? तापायन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्रकाश आयनिक उत्सर्जन की परिभाषा कैसे लिखोगे आप? ठीक है, प्रकाश आयनिक उत्सर्जन की परिभाषा जब किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ पर उचित तरंगदैर्ध्य का विद्युत चुम्बकीय विकिरण आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। इसे आयनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सिर्फ आपको अगर अतिरिक्त क्वेश्चन पूछे एक्स्ट्रा तो उसके लिए आपको परिभाषा याद करना है। तो परिभाषा यहाँ पे देखो, ताप देंगे यानी कि गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन प्रकाश आयनिक में क्या होगा भाई? हम प्रकाश डालेंगे उसके ऊपर। क्या डालेंगे उसके ऊपर? प्रकाश। प्रकाश डालने से ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम प्रकाश आयनिक उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उत्सर्जन का जो प्रकार है वो है क्षेत्र उत्सर्जन और द्वितीयक उत्सर्जन। 4 प्रकार बोले थे हमने, तो क्षेत्र उत्सर्जन में क्या आ जाएगा? ठीक है, देखो क्षेत्र उत्सर्जन, जब धातु की सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। क्षेत्र के प्रबल होने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है कि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा धातु की सतह से उसको क्षेत्र उत्सर्जन कहेंगे। द्वितीयक उत्सर्जन में देखिए यहाँ पे त्रिवेग वाले कण जैसे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से टकराते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ही टकरा सकते हैं हम, लेकिन उनका वेग कैसा रहना चाहिए? तीव्र रहना चाहिए। तो इस तरह से जो उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉनों का उसको हम क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्सर्जन। ठीक है, तो आप इस परिभाषा याद कर लीजिए, अपने नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न के उत्तर की ओर। अगला प्रश्न था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, मतलब उसके नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भी है। जब कुछ पदार्थों पर उचित तरंगदैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है तो उनकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अभी हमने कुछ देर पहले देखे थे। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमने
प्रकाश आयनिक उत्सर्जन वाला जो प्रकार देखे हमने उत्सर्जन का, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का, ठीक है, इसी प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा बनती है। तो अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, आप समझिए परिभाषा तो आपको उसी तरह से याद रखना है कि प्रकाश डालेंगे हम, यानी कि उचित तरंगदैर्ध्य या निश्चित तरंगदैर्ध्य या निश्चित आवृत्ति के प्रकाश डालने से अगर किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आइए अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या में इसका जो नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित देहली आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है। देखिए भाई, अभी हमने देहली आवृत्ति की परिभाषा देखे और उसकी परिभाषा में हमने क्या देखे कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक होती है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी कम हो। तो ये पहला पॉइंट वही है, समझो। तो आप जैसे कि तैसे उस पॉइंट को लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपाती होती है। मतलब जितना हम किसी भी धातु की सतह पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है, जितनी तीव्रता मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो तीव्रता के समानुपाती होगी। जितनी तीव्र गति से हम यहाँ पे प्रकाश डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। मतलब कि जो हम उस धातु की सतह पर जब हम क्या डालेंगे? प्रकाश, तो उसकी जो आवृत्ति है वो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, मतलब जितने गति से हम इधर प्रकाश डालेंगे उतनी ही गति से क्या निकल के बाहर आएंगे? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो है उनकी जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, वो किसके समानुपाती होगी? विकिरण की आवृत्ति के। नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, प्रायोगिक यथार्थता की सीमा में धातु पर विकिरण के पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये है कि जो धातु पर हम विकिरण डालेंगे तो उसके पहुंचने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती है। धातु पर विकिरण के आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मैं कहने का मतलब, इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन डाले धातु की सतह पर जैसे ही हम प्रकाश डालेंगे वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे, ठीक है। मतलब कुछ भी इनके बीच में अंतराल नहीं रहेगा, कोई समय पश्चता नहीं रहेगी। तो ये 4 पॉइंट है। तो आप भाई इसके 2 नंबर में 3 पॉइंट लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न था विकिरण की द्वैती प्रकृति किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, विकिरण की द्वैती प्रकृति या प्रकाश की द्वैती प्रकृति बात एक ही है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी समझाई थी कि प्रकाश द्वैती प्रकृति दर्शाता है, यानी कि डबल द्विक जिसको हम कहते हैं दर्शाता है। मतलब न्यूटन ने क्या कहा था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? कण के रूप में चलता है। और हाइगेन ने क्या कहा था? प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। दोनों की बात सही है, बिल्कुल, ठीक है। इसीलिए प्रकाश की कितनी प्रकृति हुई? 2, एक तरंग हुई और एक कण। तो प्रकाश की द्वैती प्रकृति की परिभाषा बहुत सिंपल है। प्रकाश के अध्ययन में प्रकाश किरणें तरंग की भांति कार्य करती है। यह कहीं पर किरण के रूप में चलती है, अतः प्रकाश में 2 प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अध्ययन में प्रकाश किरणें तरंग की भांति कार्य करती है और यह कहीं पर किरण की भांति चलती है, तो प्रकाश में 2 प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही हम प्रकाश की द्वैती प्रकृति कहते हैं। 2 नंबर में इतना काफी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न था हमारा तापानिक उत्सर्जन किसे कहते हैं? तापानिक उत्सर्जन हेतु धातु में प्रयुक्त कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। तो तापानिक उत्सर्जन की परिभाषा हमने पहले देख चुके हैं। ताप कर देने पर, यानी कि धातु को गर्म करने पर उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को तापानिक उत्सर्जन कहते हैं। भाई देखिए, किसी भी परिभाषा को याद करने से पहले उस
शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपको याद रखना चाहिए। तो एक कंडीशन था इसमें, कंडीशन ये था कि तापानिक उत्सर्जन हेतु प्रयुक्त धातु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला, धातु का कार्यफलन कम हो ताकि कम ताप पर ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। और दूसरा, धातु का गलनांक अधिक हो जिससे गर्म होने पर वह पिघल ना सके। भाई स्पष्ट बात है, तापानिक उत्सर्जन में धातु को गर्म करते हैं हम, तो जिस भी धातु को गर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाने के लिए, तो वो कैसा होना चाहिए? उसका गलनांक अधिक होना चाहिए। भाई गलनांक अधिक होगा तो वो पिघलेगा नहीं, वरना धातु ही पिघल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा क्या? नहीं। और कार्यफलन कम, कार्यफलन कम कहने का मतलब कि हमको थोड़ी कम ऊर्जा में ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, तो ये जो है ये गुण होने चाहिए धातु में। ठीक है, तो इस तरह से दो गुण हो गए इसके, मतलब उपयुक्त परिस्थितियां बोल सकते हैं हम इसको। तो आप याद कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता है? द्रव्य का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? डी ब्रॉगली ने दिया है। ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, उसका कारण क्या है? देखो, डी ब्रॉगली का तरंगदैर्ध्य समीकरण लेमडा बराबर क्या होता है? H/mv होता है। ठीक है, या जैसे ही अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे तो लेमडा समानुपाती 1/m, कहने का मतलब कि ये जो H/v है ये समानुपाती चिन्ह में लग गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई कि तरंगदैर्ध्य जो है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, दैनिक जीवन में द्रव्य का द्रव्यमान अधिक होने से लेमडा काफी कम हो जाता है, अतः द्रव्य का तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है। स्पष्ट सी बात है, अगर m का मान जो है वो अधिक होगा द्रव्यमान का, तो तरंगदैर्ध्य कैसा होगा? काफी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका उत्तर याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के उत्तर की ओर। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, प्रकाश विद्युत सेल की परिभाषा, मतलब चित्र बनाइए और उसके उपयोग लिखिए। देखिए, प्रकाश विद्युत सेल यहाँ पे आपको चित्र में नजर आ रहा है। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मैंने इसके पहले आपको परिभाषा बताई हूँ। ठीक है, वे सेल जो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत सेल कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में सौर सेल का उदाहरण ले सकते हो इसमें। तो ये चित्र आपके पास नजर आ रहा है, देखो ये एक क्षारीय धातु का लेप है, मतलब इस तरह से एक डायग्राम में हमने एक गोल आकार से एक वस्तु लिए हैं। ठीक है, और इसके ऊपर धातु का क्या कर दिया हमने? लेप। अब इसके ऊपर क्या आपतित किए हमने? प्रकाश। तो ये किस भांति काम कर रहा था? ये धातु का जो है ये एनोड की भांति, और ये बाहर वाला जो है ये किसकी भांति काम कर रहा है? कैथोड की भांति। ठीक है, ये बैटरी से हमने इसका कनेक्शन कर दिया, यहाँ गैल्वेनोमीटर रख दिए। तो अब प्रकाश आपतित करेंगे इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा तो धारा बहेगी, तो स्पष्ट बात है प्रकाश ऊर्जा से क्या निकलेगी? विद्युत ऊर्जा। तो आप ये चित्र याद कर लीजिए भाई, सरल है बहुत। अब हम आगे चलते हैं इसके उपयोग की ओर कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वैसे यहाँ पे उपयोग काफ़ी डिटेल में दिया है स्टूडेंट्स, लेकिन इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको इसके पॉइंट पॉइंट लिखना है। ठीक है, पॉइंट में मतलब विद्युत नेत्र में, स्वचालित दरवाजे में, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, टेलीविजन तथा फोटोग्राफी में, सड़क पर लगी प्रकाश बत्तियों के स्वचालित स्विचों में, इस तरह से लिखना है। पर मैं डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि पहला बोल रहा है विद्युत नेत्र में। अभी विद्युत नेत्र क्या होता है? ठीक है, फोटो सेल का लाभदायक प्रयोग वैद्युत नेत्र यंत्र में किया जाता है। इस यंत्र को चोर सूचक घंटी भी कहते हैं। यह यंत्र खजाने आदि ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है जहां चोरों का भय रहता है। जब चोर तिजोरी खोलने के लिए टॉर्च से प्रकाश डालता है तो एक विशेष स्थान पर रखी घंटी बजने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वैद्युत नेत्र में जो है ये जो चोर तिजोरी, ठीक है, चोर सूचक घंटी में यूज़ किया जाता है। भैया आप देखिए दैनिक जीवन में इसका कई फिल्मों में भी कई जगह ये दिखाता है। ठीक है, कि घंटी बजने लगती है। सेकंड पॉइंट है स्वचालित दरवाजे में। स्वचालित दरवाजे मतलब जो खुद से बंद होते हैं और खुद से चालू होते हैं।
तो किस तरह से इनका उपयोग होता है? इन सेलों का प्रयोग दरवाजे के स्वतः खुलने या बंद होने में भी किया जाता है। इसमें एक वैद्युत चुंबक परिपथ होता है जिसमें धारा एक प्रकाश सेल द्वारा सप्लाई की जाती है। जब कोई व्यक्ति दरवाजे के सामने आता है तो कुछ समय के लिए सेल पर प्रकाश का पड़ना रुक जाता है और दरवाजा स्वतः खुल जाता है। जब व्यक्ति अंदर चला जाता है तो प्रकाश सेल पर पुनः प्रकाश गिरने लगता है और परिपथ के जुड़ने पर फिर दरवाजा स्वतः बंद हो जाता है। मतलब जो लिफ्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, या घरों के दरवाजे में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट, ध्वनि के पुनरुत्पादन में, ठीक है, फोटोसेल का सर्वाधिक प्रयोग सिनेमा में ध्वनि के पुनरुत्पादन में होता है। सिनेमा की फिल्म एक किनारे पर भिन्नात्मक प्रकाश तीव्रता के रूप में ध्वनि का आलेखन किया जाता है। जब बल्ब का प्रकाश फिल्म पर अंकित आलेखन से निकलकर फोटोसेल पर पड़ता है तो उसके परिपथ में आलेखन के अनुसार ही वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से, ठीक है, ये इनके प्रयोग हो गए। नेक्स्ट प्रयोग है टेलीविज़न तथा फोटोग्राफी में फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। सड़कों पर लगी प्रकाश बत्तियों के स्वचालित स्विचों में, भाई आपको पता है सड़कों पर जो प्रकाश की बत्तियां लगी रहती है ना, वो अपने आप बंद और अपने आप चालू होती है। कैसे? दिन के समय वो क्या करती है, जो सोलर मतलब कि प्रकाश को जो है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और स्टोर करने के बाद में वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देती है? वो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरह से दिन में जलते हैं, लेकिन जैसे ही रात होते हैं तो जो बल्ब है, बत्तियां जो है सड़कों पर लगी हुई कैसी हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो देखते होंगे आप अपने दैनिक जीवन में इस तरह के बल्ब। तो ये स्टूडेंट्स ये प्रयोग हुए, लेकिन आपको देखिए डिटेल में याद रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन जाता है या अपने दैनिक जीवन में आप कई जगह इन चीज़ों को देखते हो तो क्या है, इनमें फोटो सेल का यूज़ किया जाता है, प्रकाश वैद्युत सेल का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आए होंगे। देखिए आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी प्रश्न बताऊंगी कि कौन से प्रश्न जो है वो इस यूनिट से पूछे जा सकते हैं। तो ये था एमपी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैंने जो खुद से तैयार की हूँ वो क्वेश्चन बैंक, मैं उसके भी वीडियोस जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स आप इन्हें याद करिए। तब तक के लिए मैं बाय बाय बोलती हूँ।